हेलो, नमस्कार हमारे सभी दर्शकों को हमारे इस जीएसजी के प्रोग्राम में का स्वागत है। यहाँ पर देख रहे हैं इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आइए अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जिसमें कि आप देखेंगे कि यूपी पीसीएस, यूपीएससी, बैंक, एसएससी, एसएससी सीजीएल, यूपीएसआई, यूपीपी एंड आरआरबी, ईटीसी सभी एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही ज़्यादा ये क्लास हेल्पफुल है। यहाँ पर आपको एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री एमसीक्यूज क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा मोहनजोदड़ो। यहाँ पर देख रहे हैं पहला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई। यहाँ पर देख रहे हैं आंसर भी आपका इसी में मिलेगा। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई या किस नदी के किनारे स्थित है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं सिंधु नदी, गंगा नदी, यमुना नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। तो यहाँ पर देख रहे हैं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जो सभ्यता है वो सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई। किस नदी के किनारे विकसित हुई? सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई। यहाँ पर देख रहे हैं जो मोहनजोदड़ो है इसकी खुदाई कब कराई थी और किसने कराई थी? तो 1922 में 1922 में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई कराई थी। और हड़प्पा की खुदाई देखा जाए तो 1921 में 1921 में 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई 1921 में दयाराम साहनी ने कराई थी और मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में राखालदास बनर्जी ने कराई थी। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन आपका सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जो सभ्यता है वो मोहनजोदड़ो के किनारे ही, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जो सभ्यता थी वो सिंधु नदी के किनारे ही विकसित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख किस स्थान पर स्थित है? अशोक का जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध शिलालेख है वो किस स्थान पर स्थित है? देख रहे हैं कि अशोक के जो शिलालेख हैं ज्यादातर अशोक के शासन काल की समस्त जानकारी जो है वो उसके शिलालेखों के माध्यम से ही जानकारी मिलती है। और ज्यादातर ज्यादातर ये 13वां शिलालेख है जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले अंग्रेज व्यक्ति जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते इसी में देखते हैं। यहाँ पर अशोक का सबसे प्राचीनतम या सबसे प्रसिद्ध शिलालेख कौन सा है? तो इलाहाबाद, सारनाथ, कौशाम्बी या कलिंग। तो सबसे देखते हैं अशोक का जो शिलालेख था वो है इलाहाबाद। इलाहाबाद जिसे इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है। इलाहाबाद, इलाहाबाद के नाम से इसे जाना जाता है। और इसका जो है प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रयाग प्रशस्ति, प्रशस्ति प्रयाग प्रशस्ति काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। ये अशोक का जो शिलालेख है ये है इलाहाबाद का प्रयाग प्रशस्ति। देखते हैं कौशा ये सारनाथ किस लिए प्रसिद्ध है? तो सारनाथ प्रसिद्ध है, सारनाथ में गौतम बुद्ध ने सबसे सबसे पहले उपदेश दिए थे सारनाथ में, और सबसे ज्यादा दिए थे श्रावस्ती में। और यहाँ पर देख रहे हैं कौशाम्बी, कौशाम्बी जो कि इलाहाबाद के बगल में ही पड़ता है। कलिंग, कलिंग का युद्ध अशोक ने लड़ा था 261 ईसा पूर्व में। कलिंग का युद्ध लड़ा था 261 ईसा पूर्व में अशोक ने, और इसके बाद उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन है अल्लाहाबाद। अल्लाहाबाद जो कि इलाहाबाद, इलाहाबाद का नाम अल्लाहाबाद किसने रखा था? तो अकबर ने रखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मध्यकालीन भारत का इतिहास से क्वेश्चन है आपका। जो ताजमहल का निर्माण
किस बादशाह ने करवाया था? यहाँ पर देख रहे हैं कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ पर देख रहे हैं मुगल सल्तनत से ये क्वेश्चन है। अकबर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने या बाबर ने? तो देख रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले मुगल सल्तनत की नींव किसने डाली? तो मुगल सल्तनत की नींव बाबर ने डाली। बाबर। इसके बाद बाबर का जो बाबर के बाद इसका पुत्र कौन था? हुमायूं। 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 हुमायूं के बाद उसका पुत्र कौन था? हुमायूं के बाद उसका पुत्र था अकबर। हुमायूं के बाद उसका पुत्र था अकबर। अकबर का पुत्र कौन था? अकबर का पुत्र कौन था? तो अकबर का पुत्र था जहां जहांगीर। जहांगीर। अकबर का पुत्र था जहांगीर। और जहांगीर का पुत्र कौन था? तो जहांगीर का पुत्र था शाहजहां। 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 और शाहजहां का पुत्र कौन था? तो शाहजहां का पुत्र था औरंगजेब। 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 ये सारे 6 बादशाह बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं मुगल सल्तनत के। और ये ताजमहल प्रश्न है हमारा, ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहां ने। किसने कराया था? शाहजहां ने कराया था ताजमहल का निर्माण। और किसकी याद में? अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में उसने ये ताजमहल का निर्माण करवाया, जो कि आगरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी। यहाँ पर देख रहे हैं विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी में, विजयनगर में, या बीजापुर में, या मैसूर में? तो यहाँ पर देख रहे हैं इज द करेक्ट ऑप्शन है आपका हम्पी में। हम्पी जो है कहाँ पड़ता है? तो ये वर्तमान में आंध्र प्रदेश में हम्पी पड़ता है। क्योंकि विजयनगर, हम्पी आसपास का क्षेत्र था, बीजापुर भी था, मैसूर। मैसूर ये आपका कर्नाटक में पड़ता है। ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच की का क्षेत्र पड़ता है, जहाँ की हम्पी। और हम्पी का एक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रथ है, जो कि नोट में भी, जो रुपया में, पैसे में भी छप कर आता है। ये हम्पी हम्पी का रथ काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, जो कि हम्पी में ही प्रसिद्ध है, स्थित है। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो थी, कहाँ थी? हम्पी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था जब भारत स्वतंत्र हुआ था। तो यहाँ पर देख रहे हैं 1947 को, 1945 को, 1943 को, या 1935 को? तो यहाँ पर देख रहे हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ था 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को, जब भारत देश आज़ाद हुआ था। भारत देश जब आज़ाद हुआ था, तभी भारत का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो यहाँ पर देख रहे हैं महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को, या 15 अगस्त 1947 को, या 26 जनवरी 1950 को, या फिर 2 अक्टूबर 1869 को? तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे पहले कि 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। और 30 जनवरी 1948 को ही महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। महात्मा गांधी को गोली नाथूराम गॉडसे ने बिड़ला भवन, दिल्ली के बिड़ला भवन में शाम 5 बजे नाथूराम गॉडसे ने गोली मारी थी। और 23 जनवरी 1948 को वहीं उनकी मृत्यु हो गई। और उनका अंतिम जो नारा था हे राम। उन्होंने हे राम कहते हुए अपने प्राण त्यागे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 में, 1918 में, 1939 में, या 1945 में? तो देख रहे हैं कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था।
देख रहे हैं कि 1945 में क्या हुआ था 1945 में या 1939 में, 1918 में या 1914 में। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 में हुआ था। और कब से कब तक चला था ये? 1914 से लेकर 1918 तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध जो था 1914 से लेकर 1918 तक चला था। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर जो दो डेट दी हुई हैं, ये द्वितीय विश्व युद्ध की हैं। द्वितीय विश्व युद्ध जो लड़ा गया था वो कब से कब तक लड़ा गया था? तो 1939 से लेके 1939 से लेके 1945 तक 1945 तक 1945 तक लड़ा गया था। द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1935 से लेके 1939 से लेके, ये 39 लिखा है, 1939 से लेके 1945 तक लड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पिरामिड। यहाँ पर देख रहे हैं मिस्र के पिरामिड का निर्माण किस फिरौन ने कराया था? किस शासक ने कराया था? ये विश्व मिस्र की सभ्यता का, वहाँ पर देख रहे हैं मिस्र में जो स्थित एक बहुत बड़ा गुम्बद टाइप का जो पिरामिड बना हुआ है, इस आकार का बना हुआ है, वहाँ पर बहुत बड़ा ये पिरामिड बना हुआ है। ये मिस्र में बना है, जो कि मिस्र की सभ्यता का वर्णन करता है। यहाँ पर मिस्र की सभ्यता का वर्णन देखने को मिलता है कि ये बहुत बड़ा पिरामिड ये देखने को मिलता है। इस प्रकार से त्रिभुज के आकार का ये पिरामिड बना हुआ है। अब यहाँ पर प्रश्न कहा गया है मिस्र के पिरामिड का निर्माण किस फिरौन ने कराया था? तो इसका निर्माण कराया गया था रामसेस द्वितीय के द्वारा, या खुफू के द्वारा, या स्नेफरू के द्वारा, या अकेनाटन के द्वारा। तो यहाँ पर देख रहे हैं बेस द करेक्ट ऑप्शन आपका होगा यहाँ पर खुफू। खुफू जो एक वहाँ का राजा था अर्थात सुल्तान था, उसके द्वारा ही यहाँ पर देख रहे हैं पिरामिड का, मिस्र के पिरामिड का निर्माण कराया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक काल। यहाँ पर देख रहे हैं अगला क्वेश्चन है, ये प्राचीन भारत के इतिहास जो है, प्राचीन भारत के इतिहास का क्वेश्चन है। यहाँ पर मिल रहा है प्रागैतिहासिक काल का सबसे पुराना प्रमाण क्या है? देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं लिखित अभिलेख, मूर्तियां या चित्र, या पत्थर के औजार। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रागैतिहासिक काल का सबसे जो पुराना प्रमाण है वो है पत्थर के औजार। यहाँ पर देख रहे हैं जो प्रागैतिहासिक काल है इसे पूरा पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता था। पाषाण जो है तो पत्थरों को पाषाण कहा जाता था। पत्थरों के काल को ही पूरा पाषाण काल कहा गया। आगे देखते हैं यहाँ पर पत्थर के औजार। तो इस काल में पत्थर के औजार बनाए गए थे। पत्थरों के औजारों के काल को ही पूरा पाषाण काल कहा जाता था। तो पत्थर के औजारों से ही बहुत सारे शिकार जो प्रागैतिहासिक काल के व्यक्ति थे, जो कि जंगलों में रहते थे और कंदमूल, फल फूल इत्यादि खाते थे और पशुओं का भक्षण भी करते थे। अर्थात पशुओं को मारकर अपना शिकार करते थे और भोजन प्राप्त करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रागैतिहासिक मानव की सबसे पुरानी बस्ती कहाँ से मिली है? भारत में प्रागैतिहासिक मानव की सबसे पुरानी बस्ती कहाँ से मिली है? तो हड़प्पा से मिली है, या फिर यहाँ पर देखते हैं हड़प्पा से मिली है, या मोहनजोदड़ो से मिली है, या नर्मदा घाटी से मिली है, या फिर सोहन घाटी से मिली है। तो देखते हैं यहाँ पर कहाँ से मिली है। इस क्वेश्चन को देखते हैं तो देखने को मिल रहा है सोहन घाटी से मिली है। जो भारत में प्रागैतिहासिक मानव की सबसे पुरानी बस्ती कहाँ से मिली है? तो वो सोहन घाटी से मिली है। डे इज द करेक्ट ऑप्शन है, सोहन घाटी से मिली है। हड़प्पा से काफ़ी कुछ प्रागैतिहासिक काल अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता की बहुत सारी जो प्रमाण हैं हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं, कुछ मोहनजोदड़ो से मिले हैं। और यहाँ पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रागैतिहासिक काल में मानव द्वारा उपयोग किए जाने वाले पत्थर के औजार किस युग
से संबंधित है। तो मानव के द्वारा जो प्रागैतिहासिक काल में जो मानव के द्वारा पत्थर के औजार उपयोग में लाए जाते थे, वो किस युग से संबंधित हैं? तो यहाँ पर देख रहे हैं पाषाण युग से, या मध्य पाषाण युग से, या नवपाषाण युग से, या ताम्र पाषाण युग से। ताम्र पाषाण युग कहा गया है जब तांबे का प्रयोग किया जाने लगा। यहाँ पर नवपाषाण काल में देख रहे हैं पहिए का आविष्कार भी हुआ था, और ये अग्नि का आविष्कार भी हुआ था। मध्य पाषाण कालीन, ये सभी जो कालीन है तो ये सब पत्थरों का काल था। यहाँ पर देख रहे हैं पाषाण युग। आंसर आपका मिलेगा पाषाण युग, जो ए इज द करेक्ट ऑप्शन है। प्रागैतिहासिक काल में मानव द्वारा उपयोग किए जाने वाले पत्थर के औजार जो थे, तो वो पाषाण युग के ही थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। यहाँ पर देख रहे हैं प्राचीन भारत का क्वेश्चन है, जिसमें कि वैदिक सभ्यता, जो वैदिक सभ्यता है आपकी, वैदिक काल है। अब देखते हैं यहाँ पर वैदिक काल कब से कब तक चला। वैदिक युग जो है ये 1500 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व से लेकर ये 600 ईसा पूर्व तक चला। 1500 ईसा पूर्व से लेके ये 600 ईसा पूर्व जो चला, ये वैदिक काल चला। देखिए क्वेश्चन हमारा, वेदों को किस युग से संबंधित माना जाता है? वेद जो हैं, वेद पुराणों को तो किस युग से संबंधित माना जाता है? यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन, आंसर है आपका वैदिक युग, उपवेद युग, या पौराणिक युग, या फिर मध्य पाषाण युग। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपका आंसर होगा वैदिक युग। तो वैदिक युग देख रहे हैं, वैदिक युग कब से कब तक चला है? तो 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक वैदिक काल माना जाता है। और इसे दो दो भागों में, वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया था। एक एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। जो ऋग्वैदिक काल है वो 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक इसका समय सीमा मानी जाती है, और जो उत्तर वैदिक काल है वो 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। तो ये क्वेश्चन आपका जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो वेद हैं वो कितने वेद हैं? तो यहाँ पर देख रहे हैं 4 वेद हैं। एक ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, और यजुर्वेद है। तो सबसे प्राचीन वेद माना जाता है ऋग्वेद, और सबसे नवीन वेद माना जाता है अथर्ववेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर प्राचीन प्राचीन भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? देख रहे हैं कि प्राचीन भारतीय जो इतिहास के कुछ प्रमाण मिले हैं, तो सबसे बड़ा स्रोत क्या है जिससे जानकारी मिलती है कि प्राचीन सभ्यता में क्या क्या होता था? तो यहाँ पर देख रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं यहाँ पर वेद, पुराण, या फिर महाभारत या रामायण। तो सबसे पहले देखते हैं वेद। यहाँ पर आंसर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। वेदों के बारे में, वेदों से जानकारी मिलती है कि प्राचीन भारतीय इतिहास में कौन क्या था, कौन सा राजा था, कहाँ कौन सी घटनाएं क्या होती थी, ये समस्त जानकारियाँ वेदों से हमें प्राप्त होती हैं। और वेद जो हैं ये वैदिक युग कालीन में माना गया, जो कि वैदिक कालीन, अभी हमने आपका जो क्वेश्चन था, पिछला क्वेश्चन था, उसी में हमने ये सारी जानकारियाँ हमने आपको दी हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि वेद हैं, वेद आपके 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। यहाँ पर पुराण जो होता है, तो देख रहे हैं पुराण जो है, पुराण भी आपका है, युग पुराण है, गरुड़ पुराण है, विष्णु पुराण है। इस प्रकार से आपके पुराण हैं। महाभारत देखते हैं, महाभारत का महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास हैं, और जो रामायण के रचयिता हैं महर्षि वाल्मीकि हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अशोक के शिलालेखों का महत्व क्या है? यहाँ पर देख रहे हैं अशोक के शिलालेखों की जानकारी यहाँ पर मिलती है, और ये अशोक के शिलालेख की जानकारी कहाँ से मिलती है, किस प्रकार से मिलती है, ये जानकारी हम हासिल करते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों का महत्व क्या है, तो यहाँ पर देख रहे हैं अशोक के शिलालेखों का महत्व जो है धार्मिक जानकारी। यहाँ पर देख रहे हैं ये है आपका धार्मिक जानकारी, दूसरा है आपका भी राजनीतिक जानकारी, तीसरा है आर्थिक जानकारी, और चौथा है आपका सामाजिक जानकारी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अशोक की शिलालेखों का महत्व क्या है,
तो यहाँ पर आपका देखने को मिल रहा है बेस द करेक्ट ऑप्शन है आपका, बेस द करेक्ट ऑप्शन है राजनीतिक जानकारी। तो अशोक के शिलालेख जो हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। इलाहाबाद का इलाहाबाद से भी अशोक के शिलालेखों की जानकारियाँ मिलती हैं प्रयाग प्रशस्ति से। और यहाँ पर देख रहे हैं कि 13वां शिलालेख जो है तो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले जेम्स अंग्रेज अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। यहाँ पर देख रहे हैं अशोक के शिलालेखों से सबसे ज़्यादा जो जानकारी किस चीज़ की मिलती है तो राजनीतिक जानकारी मिलती है कि उसका शासनकाल कैसा चल रहा था, किस प्रकार से चल रहा था, राजा कैसा था और उसने क्या-क्या किया। इसकी सारी जानकारियाँ जो हैं तो शिलालेखों के माध्यम से ही प्राप्त हुई हैं। और बौद्ध ग्रंथ जो हैं क्योंकि उसने अंत में उसने कलिंग के युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था और उसके एक पुत्र और पुत्री थी जो कि महेंद्र और संघमित्रा, इन दोनों को उसने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर देख रहे हैं हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये आपका पहले भी क्वेश्चन हो चुका है। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है तो ये देख रहे हैं सिंधु सभ्यता के किनारे ही स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के किनारे ही विकसित हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता क्या थी। यहाँ पर देख रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की विशेषता क्या थी। यहाँ पर देख रहे हैं शहरी विकास या कृषि विकास या पशुपालन या फिर व्यापार। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जो की विशेषता थी तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं शहरी विकास था। हड़प्पा सभ्यता के लोग शहरी जीवन व्यतीत करते थे। सभी प्रकार के शहर की तरह उनके घर मकान इत्यादि बने हुए थे। नालियाँ किस प्रकार से, पानी का निकास कैसा था, ये संपूर्ण जानकारियाँ ये यहाँ से हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर देख रहे हैं शहरी विकास उनका काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। कृषि तो वो करते ही थे, पशुपालन भी करते थे और व्यापार भी करते थे। परंतु यहाँ पर जो जो इसकी मुख्य विशेषता थी तो वो थी शहरी विकास। शहर की तरह उनका विकास अपने अपने क्षेत्र को शहरी विकास की तरह विकसित कर लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। कृषि था या फिर पशुपालन था, व्यापार था या शिकार था। तो देखिए लगभग हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपालन भी करते थे, व्यापार भी करते थे, शिकार भी करते थे, लेकिन ये उतना ज़्यादा नहीं करते थे जितना वो कृषि करते थे। तो यहाँ पर कहा गया है हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो उनका मुख्य व्यवसाय कृषि था। वर्तमान में भी देखा जाए अपने भारत देश में तो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या जो है कृषि पर ही निर्भर है। और हड़प्पा वासी भी कृषि ही सबसे ज़्यादा करते थे। पशुपालन हालांकि वो पशुपालन भी करते थे, व्यापार भी करते थे और शिकार भी करते थे, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं करते थे जितना कृषि करते थे, क्योंकि कृषि के माध्यम से ही अपना जीवन यापन कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वैदिक युग। यहाँ पर देख रहे हैं वैदिक युग से ही क्वेश्चन है। वेदों में वेदों में वर्णित देवताओं की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर वेदों में वर्णित देवताओं की संख्या अगर देखी जाए तो यहाँ पर देख रहे हैं 33 करोड़। ये करोड़ करोड़ में है, करोड़। यहाँ पर देख रहे हैं करोड़ में है 33 करोड़ या फिर 36 करोड़ या 40 करोड़ या फिर 48 करोड़। यहाँ पर देख रहे हैं 33 करोड़। वेदों में देवी देवताओं की जो मान्यता मिली है यहाँ पर, तो इनकी संख्या जो है देवी देवताओं की तो 33 करोड़ देवी देवताओं की जनसंख्या देखने को मिलती है। आगे अगला क्वेश्चन है हमारा वैदिक युग में समाज की विशेषता क्या थी। वैदिक युग में समाज की विशेषता क्या थी। यहाँ पर देख रहे हैं अर्थ वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, लिंग व्यवस्था, लिंग समानता या फिर सामाजिक समरसता। तो यहाँ पर देख रहे हैं वैदिक युग में समाज की जो विशेषता थी वो वर्ण व्यवस्था थी। जो भारतीय समाज था उस वो वर्ण वर्ण व्यवस्था अर्थात 4 वर्गों में विभाजित था। वर्ण आपके होते हैं जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र।
तो भारतीय समाज जो था वैदिक युग में 4 वर्णों में विभाजित था, जो कि काम के आधार पर, अर्थात ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। तो ये 4 वर्णों में विभाजित था भारतीय समाज। जाति व्यवस्था भी काफ़ी ज़्यादा सम्मिलित थी। लिंग समानता, ये इसमें असमानता भी थी, और सामाजिक समरसता भी देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर वर्ण व्यवस्था सबसे ज़्यादा विद्यमान थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाजनपद महाजनपद युग में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा है? देखिए यहाँ पर 16 महाजनपद मिलते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं 16 महाजनपद देखने को मिलते हैं, जिसमें कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली महाजनपद कौन था? मगध था, या फिर कौशल था, या फिर वज्र था, या मल्ल था? यहाँ पर देख रहे हैं मगध। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। अब मगध का जो मगध में कौन सा वंश चल रहा था? तो मगध में देख रहे हैं, मगध में सबसे पहले हर्यक वंश चला। हर्यक हर्यक वंश, यहाँ पर देख रहे हैं हर्यक वंश। मगध में सबसे पहले हर्यक वंश चला। हर्यक वंश के बाद यहाँ पर हर्यक वंश का जो शासक था वहाँ पर बिंबिसार था। हर्यक वंश का शासक जो था बिंबिसार था। तो ये मगध वंश से संबंधित था। हर्यक वंश के बाद यहाँ पर देखते हैं नंद वंश आया। नंद वंश, यहाँ पर देख रहे हैं नंद वंश आया। नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने की थी। और इसके बाद नंद वंश के बाद यहाँ पर देखते हैं मौर्य वंश आया। मौर्य वंश, यहाँ पर देख रहे हैं मौर्य वंश आया। नंद वंश के पश्चात मौर्य वंश आया, जिसका शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। यहाँ पर देख रहे हैं सबसे जो सबसे महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, वो था मगध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, ये आपके सभी जो क्वेश्चन थे समाप्त हुए, और यहाँ पर 20 क्वेश्चन, हमने यहाँ पर 20 क्वेश्चन कवर किए हैं। कितने क्वेश्चन? यहाँ पर टोटल 20 क्वेश्चन कवर किए हैं, और 20 क्वेश्चन में बहुत सारी जानकारियाँ भी आपको दी हैं, जिसमें आप 20 क्वेश्चन से आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो गए हैं। और ये जो क्लास है हमारी, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देख रहे हैं इतिहास के बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज चल रहे हैं। इतिहास के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज चल रहे हैं। तो चलिए, इस क्लास को हमारे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे जो भाई बहन जो कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हैं, उन तक इस वीडियो को शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कि क्लास आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।